हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। खबरदार में सबसे पहले खबरों की लेंथ से हम जरा खबरों को आंकते हैं, क्योंकि एलएसी से लेकर डिजिटल वर्ल्ड तक भारत और चीन के बीच जो टकराव चल रहा है उसमें बहुत सारी खबरें हमारे सामने हैं। खासकर डिजिटल वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से भारत और चीन इस समय आमने सामने खड़े हैं, चीन को भी यह एहसास हो रहा होगा कि उससे गलतियां कितनी हो गई हैं। इस टकराव में शक्ति है, संघर्ष है और राष्ट्र प्रेम की भावना भी। एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत भारतीय सीमा के चुशूल में हो रही है। इस बातचीत का नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना साफ है कि बॉर्डर के मामलों में चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ भारत और चीन के डिजिटल बॉर्डर पर भी एक महायुद्ध चल रहा है। भारत सरकार ने चीन की 59 ऐप्स को बाय बाय कर दिया है। चीन के पेट में दर्द होना लाजमी था। भारत के इस कदम का कितना असर हुआ, इसका एक अंदाजा इस बात से लगाइए कि टिकटॉक ऐप जो एकदम टॉप पर था, उस पर बैन लगने के कुछ घंटों में ये ऐप 199 नंबर पर आ गई और फिर उसकी रैंक आनी ही बंद हो गई। अब की बार भारत ने चीन पर ऐप वाला प्रहार किया है। सवाल यह है कि मोबाइल ऐप डिलीट करने से चीन पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या चाइनीज ऐप डिलीट करके मोबाइल ऐप्स के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा? अगर चीन दुनिया भर में मशहूर ऐप्स बना सकता है तो भारत क्यों नहीं? आज इसका गहरा विश्लेषण करेंगे। भारत चीन के टकराव में चाइनीज कंपनी ह्यूआई पर भी कार्रवाई हो सकती है। यह कंपनी भारत में 5G सेवाओं की एक प्रमुख दावेदार है, लेकिन सूत्रों के अनुसार आगे इसका रास्ता मुश्किल होगा। भारत में सुरक्षा कारणों से इस कंपनी को लेकर चिंता जताई गई है। भारत में इसका विरोध इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि इस कंपनी के संस्थापक के रिश्ते चाइनीज सेना से बताए जाते हैं। सिंगापुर में 5G की दौड़ से यह कंपनी बाहर हो चुकी है। अमेरिका में इसके प्रोडक्ट्स पर मई 2021 तक के लिए पाबंदी लगाई गई है। ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा कारणों की वजह से इस कंपनी को ट्रायल से बाहर रखा गया था। अच्छी खबर यह है कि भारत इस समय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और ज्यादा स्पाइस 2000 बॉम्ब खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले साल सितंबर में भी करीब 100 स्पाइस बॉम्ब भारत में डिलीवर हुए थे। अब चीन के साथ टकराव को देखते हुए और बम खरीदे जाने वाले हैं। पाकिस्तान को बालाकोट में कहर मचाने वाले स्पाइस बम का स्वाद जरूर याद होगा। अब उसके दोस्त चीन को भी इस बम पर रिसर्च कर लेनी चाहिए। हमने स्पाइस 2000 पर एक विस्फोटक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें आपको इस बम से जुड़ी सारी जानकारियां सरल भाषा में मिलेंगी और आप समझ पाएंगे कि भारत इन बॉम्ब्स को क्यों खरीद रहा है। अच्छी खबर यह भी है कि चीन के साथ भारत के टकराव के बीच पाकिस्तान शांत नहीं बैठा था। सैन्य बॉर्डर पर षड्यंत्र कर रहा था, डिजिटल बॉर्डर पर फेक न्यूज फैला रहा था। पाकिस्तान ने दावा किया कि स्कर्दू और गिलगिट एयरपोर्ट पर चीन के लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की है, लेकिन इस झूठ का पर्दाफाश हो गया है। आज यह रिपोर्ट पाकिस्तान को शर्मिंदा कर देगी। आपके काम की खबर यह है कि कोरोना का सामना करने के लिए हैदराबाद की एक कंपनी ने आईसीएमआर और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोवैक्सीन बनाई है। इस वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल कामयाब रहा है और इसे इंसानों पर ट्रायल के लिए अप्रूवल भी मिला है। ये ट्रायल जुलाई में शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ WHO ने कहा है कि जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, कोरोना महामारी और तेजी से फैल रही है और अभी कोरोना का सबसे खराब दौर आना बाकी है। अब देखना होगा कि ये डर और आशंका जीतती है या वैक्सीन जीतती है। तो डिजिटल बॉर्डर पर किस तरीके से डिजिटल स्ट्राइक की गई है वो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं उस बॉम्ब की जिसने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पर और अब एलएसी पर तैनाती के साथ वो चीन को किसी स्ट्राइक की आशंका से भर देगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तान को बालाकोट वाले ये बम जरूर याद होंगे।
जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। अब चीन के साथ चल रहे टकराव के दौर में भारत आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और ज्यादा स्पाइस 2000 बम खरीदने की योजना बना रहा है। इस बम के अंदर दुश्मन खेमे में विध्वंस मचाने वाली शक्ति है। छब्बीस फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों के जरिए बालाकोट में आतंकवादियों के कैंप्स पर स्पाइस बॉम्ब गिराए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान में आतंकी बंकरों को नेस्तनाबूद करने वाली स्पाइस 2000 मिसाइल एक बार फिर से दुश्मन को दहलाने वाली है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारतीय वायुसेना बड़ी संख्या में स्पाइस 2000 मिसाइल खरीदने जा रही है। इजराइल से आपातकालीन खरीद के जरिए ये मिसाइलें खरीदी जाएंगी। स्पाइस 2000 मिसाइल दुश्मन के मजबूत से मजबूत बंकर के अंदर भेद कर भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इस बम को इजराइल की रक्षा कंपनी बनाती है। इजराइल की वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। इसके कई तरह के वेरिएशंस मौजूद हैं। इस बम का वजन 100 किलोग्राम से लेकर 900 किलोग्राम तक हो सकता है। इस बम में आवश्यकता के मुताबिक बारूद का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एयर टू ग्राउंड वेपन है, जिसे आसमान से धरती की तरफ छोड़ा जाता है। कुछ साल पहले भारत ने इजराइल से स्पाइस 2000 स्मार्ट बम के करीब 200 यूनिट खरीदी थी और 100 बमों के एक ऑर्डर की डिलीवरी पिछले साल सितंबर में हुई थी। चीन को करारा जवाब देने के इरादे से भारत और स्पाइस बम खरीदना चाहता है। लॉजिस्टिक्स अधिकारी होने के नाते मैं बता सकती हूँ कि वायुसेना में डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर्स में फास्ट ट्रैक तरीके से किसी भी जरूरी इक्विपमेंट को खरीदने का ऑप्शन है, जिससे प्रोक्योरमेंट की लंबी प्रक्रिया फॉलो करने के बजाय वाइस चीफ की डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर्स में उसे खरीदा जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रक्रिया हटा ही दी जाएगी, लेकिन प्रक्रिया की कई सीढ़ियां एक साथ पार की जाती हैं। प्रधानमंत्री की पहल पर स्पाइस 2000 मिसाइल इसी के अंतर्गत इजराइल से खरीदी जाएगी। 26 फरवरी 2019 को वायुसेना के मिराज विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप पर जो स्पाइस बम गिराए थे, वो बम ऐसी टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं जिसका निशाना चूकने का कोई चांस ही नहीं होता और इससे बचने की भी कोई सूरत नहीं। यह स्पाइस बॉम्ब अपने टारगेट पर अचूक वार करता है। इस बॉम्ब में सीन मैचिंग टेक्नोलॉजी होती है, यानी अगर टारगेट की तस्वीर को इस बॉम्ब की मेमोरी में अपलोड कर दिया जाए तो यह खुद ब खुद टारगेट को ट्रैक करके उस पर हमला करता है। इस बॉम्ब की खास बात यह है कि टारगेट के अलावा ये कहीं और नहीं गिरता। अगर किसी इलाके में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को जैम कर दिया जाए तो भी इसका हमला 100% सटीक होता है। दिन हो या रात, किसी भी मौसम में स्पाइस अपने लक्ष्य पर अचूक वार करता है। स्पाइस बॉम्ब को लॉन्च करने के बाद लड़ाकू विमान का टारगेट के आसपास रहना जरूरी नहीं। ये गाइडेड बॉम्ब है जिसमें एक साथ 100 टारगेट्स को निशाना बनाने की क्षमता है। अंतिम समय में पायलट ये भी तय कर सकता है कि कौन से टारगेट को पहले हिट किया जाए और किस टारगेट को बाद में हिट किया जाए। स्पाइस 2000 सिर्फ एक बॉम्ब नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र है, जिसके वार से बच निकलना नामुमकिन होता है। बालाकोट में भी ऐसा ही हुआ था। ये कई मंजिला इमारत के अंदर मौजूद टारगेट्स को भी नष्ट कर सकता है। इस बॉम्ब में दुनिया के मजबूत से मजबूत कवर को भी तोड़ देने की क्षमता है और विस्फोट के बाद ये बॉम्ब अपनी आवाज और कंपन से भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसकी खास बात ये होती है कि इसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स होते हैं जिसकी मेमोरी में फीड कर दिया जाता है मेमोरी चिप द्वारा, और उसके बाद ये ऑप्टिकली उन इमेजेस को मैच करती हुई टेरेन के साथ अपने आप टारगेट को ढूंढकर बिल्कुल सही टारगेट को, और जिस तरह से आपने अटैक प्लान किया है कि जिस एंगल से उसे भेजना है, वो फॉलो करते हुए ये जाकर दुश्मन के निशाने को ध्वस्त कर देती है। तो ऐसी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी वाला वेपन, इसके जो वॉरहेड हैं वो पेनिट्रेशन के लिए बने हुए हैं, जो और स्पेशल फ्यूजेस हैं ताकि वो पेनिट्रेट करके
बंकर्स को और उसके अंदर जाकर फिर ब्लास्ट करती है ताकि अंदर कोई भी ना बचे। इस बॉम्ब के विस्फोट का असर अंदर तक छिपे या बंकर में बैठे दुश्मनों पर भी होता है। इसमें अक्सर ऊपरी सतह पर असर नहीं दिखता क्योंकि स्पाइस 2000 से जुड़े वॉरहेड इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि टारगेट के अंदर बैठे दुश्मन नेस्तनाबूद कर दें। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। पर ऐसा नहीं है कि भारत युद्ध का रास्ता तलाश रहा है। ये तो तैयारियां हैं जो हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही चीन के साथ बातचीत भी जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब तक कोर कमांडर स्तर की 2 बैठकें हो चुकी थीं, जो कि चीनी सीमा में मोल्डो में हुई थी। लेकिन अब जो आज की बैठक चल रही है वो भारत की सीमा में चुशूल में हो रही है। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अगुवाई कर रहे हैं बातचीत की। चीन के पक्ष की अगुवाई मेजर जनरल लिu लिन कर रहे हैं। भारत इससे पहले कोर कमांडर्स की बातचीत में चीन से साफ कह चुका है कि उसे LAC पर 5 मई से पहले की स्थिति को बरकरार करना होगा। हालांकि 22 मई को कोर कमांडर्स की जब बातचीत हुई थी तो चीन 1959 का एक ऐसा नक्शा लेकर आ गया था जिसे भारत 1962 के युद्ध से पहले जब बातचीत चलती थी उसी समय ठुकरा चुका था। 22 मई की सैटेलाइट तस्वीरों में आज तक ने आपको बताया था कि चीन एक ओर बात कर रहा था, दूसरी ओर गलवान में उसके सैनिक दोबारा झड़प वाली जगह तक पहुंच गए थे। ऐसी चाइनीज चालों के बीच आज की बातचीत हो रही है। और अब आपको दिखाते हैं कि डिजिटल बॉर्डर पर किस तरह की लड़ाई चल रही है। दरअसल भारत ने कल ही एक कड़ा फैसला लिया कि चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सुनने में आपको बहुत अधिक और बहुत गंभीर नहीं लगे, लेकिन चीन पर मार ऐसी पड़ी है कि चीन ने अपनी तरफ से कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या हुआ। टिकटॉक जैसा ऐप जो कि इन 59 ऐप्स में शामिल था, दुनिया में कभी टॉप रेटेड हुआ करता था, लेकिन चंद घंटों में इस तरह से गिरना शुरू किया कि पहले 199 तक पहुंचा और उसके बाद उसकी रैंकिंग ही कहीं नहीं दिखी। बेटा अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो रही। बताओ कैसा पति चाहिए? करोड़पति। करोड़पति? शक्ल देख। और बेटा अगर करोड़पति ना मिला तो 25 लाख वाले 4 ले आना पापा। टिकटॉक जैसे 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी को चीन पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक माना जा रहा है, तो ये यूं ही नहीं। चीन ने अमेरिका से बीते दशक में कोल्ड वॉर छेड़ा, उसकी टेक कंपनियों को अपने बाजार से बाहर करके। अब जबकि LAC पर चीन भारत से तनातनी बढ़ा चुका है, तो भारत ने उसकी ही शैली में चीन को जवाब दिया है। 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन करने के फैसले की मार को चीनी प्रतिक्रिया से समझ लीजिए। भारत में चीन के दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया, चीनी पक्ष गंभीर तौर पर चिंतित है और इस कदम का कड़ाई से विरोध करता है। भारत का कदम अस्पष्ट है और बिना किसी ठोस वजहों के चीनी ऐप्स को लेकर भेदभावपूर्ण है। ये न्याय और पारदर्शिता के खिलाफ है और WTO नियमों का उल्लंघन करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड और ई-कॉमर्स के खिलाफ है, उपभोक्ताओं के हित और भारत में बाजार प्रतिस्पर्धा के लिए सही नहीं है। भारत के फैसले से चीन जल भुन गया, लेकिन 59 मोबाइल ऐप्स को बैन करने का फैसला जब भारत ने लिया तो साफ कहा गया कि ये मोबाइल ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए हानिकारक थे। भारत की इस दो टूक बात पर राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं को समझना हो तो चीन के एक कानून को समझना होगा। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक चीन के नेशनल इंटेलिजेंस लॉ कानून का आर्टिकल 7 कहता है, सभी संगठन और नागरिक कानून के मुताबिक राष्ट्रीय खुफिया प्रयासों को समर्थन करेंगे और सहयोग देंगे। ORF के मुताबिक इसका मतलब ये कि चीनी कंपनियां और नागरिक चीन के खुफिया एजेंसियों की मदद के लिए कानूनन बाध्य हैं। चीन के इसी NIL कानून का आर्टिकल 9 कहता है कि जो नागरिक और संगठन राष्ट्रीय खुफिया प्रयासों में बड़ा योगदान देता है, उसे चीन की सरकार अवार्ड और प्रशंसा देती है। बैन हुए मोबाइल ऐप्स से डेटा लीक की आशंकाओं के सवाल लंबे समय से उठते रहे,
लेकिन सरकार ने चीन से तनाव के बीच फैसला लेकर जो संदेश दिया है वो अपने आप में अहमियत रखता है। लोगों की भावना थी ऐसी कि इनको बैन कर दिया जाए और खासकर ये चीज़ें नॉन एसेंशियल थी, इनके बिना भारतीय सरवाइव कर सकते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं आगे भी और एक्शन होगा। जो खासकर जो बड़ी कंपनी है जिनकी हिस्सेदारी है चाइना में हमारी भारतीय कंपनी के साथ, उस पर भी बैन लगाया जाए क्योंकि वो चाइना की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन का फैसला भारत के आईटी मंत्रालय ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत लिया। इस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिशें गृह मंत्रालय, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और सैन्य एजेंसियों तक ने किया था। देखिए, करोड़ों भारतवासी हैं जो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इन ऐप्स को परमिशंस देते हैं। ये ऐप्स अन्य इंटरनेशनल ऐप्स की तुलना में आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगती हैं, आपका ज़्यादा डेटा एकत्रित करती हैं और ये डेटा आपके डिवाइसेस से चीन भेज देती हैं। तो इस डेटा को एकत्रित करना और इसका विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या फिर बिग डेटा के माध्यम से करना बहुत आसान है और इनसे बहुत से ऐसे संगीन पहलू निकल कर आ सकते हैं जिसका दुरुपयोग भारत के बरखिलाफ किया जा सकता है। चीन ने अमेरिकी टेक कंपनियों गूगल, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट को अपने बाजार से बाहर किया था तो इसके पीछे बाजार हित ज्यादा थे। लेकिन चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन करने के भारत के फैसले ने एक झटके में टेक कंपनियों की आड़ में चीनी षड्यंत्र की पोल खोल दी है। ऐसे में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया को जानना भी दिलचस्प है। The Chinese government always asks the Chinese businesses to abide by international rules and local laws and regulations in their business cooperation with foreign countries. And the Indian government has a responsibility to uphold the legitimate and legal rights of the international investors, including the Chinese ones. चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन करने के पहले भारत ने छोटे छोटे लेकिन कई महत्वपूर्ण कारोबारी बंदिशें लगाई हैं। भारत के फैसले के आर्थिक पहलू तो अहम हैं, लेकिन इससे सुरक्षा पहलुओं को लेकर संदेश बेहद सीधा है और चीन पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। अब अगर ये ऐप्स आपके मोबाइल में पहले से हैं, यानी जिन 59 ऐप्स को बैन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, वो अगर आपके मोबाइल में पहले से है, क्या होने वाला है? देखिए, अचानक वो आपके मोबाइल से गायब तो नहीं होंगे, लेकिन आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे उन ऐप्स को। ये जो ऐप्स हैं वो 4G के जरिए या फिर वायर्ड इंटरनेट के जरिए इनका एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे। एयरटेल और जियो जैसी कंपनियां अपने नेटवर्क से ऐप को एक्सेस नहीं देंगी। हालांकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN के जरिए प्रतिबंधित ऐप इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सरकार VPN से ऐप इस्तेमाल करने को गैर कानूनी बना सकती है। हालांकि अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं गया है। भारत ने 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। अब चीन का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने अपनी तरफ से कहा है कि भारत को ही नुकसान होगा क्योंकि करोड़ों जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो इसको बहुत पसंद करते थे और इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है। इतना समझ लीजिए कि भारत के इस फैसले से जो चीनी ऐप इंडस्ट्री है उसकी कमर टूट जाएगी। टिकटॉक की वजह से बहुत सारे लोग हैं, गरीब बच्चे हैं कि जिसका टैलेंट बाहर आया है टिकटॉक की वजह से, तो दुख वहाँ भी है। लेकिन एक ना एक चीज तो वो भी है कि अपनी गवर्नमेंट ने जो भी फैसला लिया है कुछ ना कुछ तो अपने लिए हित के लिए भी लिया होगा। बट कहीं ना कहीं हमें अच्छा फील हो रहा है कि ये चाइनीज का हम बहिष्कार कर रहे हैं, चाइना ऐप का बहिष्कार कर रहे हैं और हमको ये इंडिया का ऐप चुनेंगे जिसपे हम अपना टैलेंट कंटेंट दिखाएंगे। पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों?
देखिए, सबसे पहले हम लोग के देश हित की बात सोचनी चाहिए। अगर देश हित में टिकटॉक बंद करना है तो मैं इसका समर्थन करती हूँ, और देश हित में ऐसे जितने भी ऐप्स हों या जितनी भी चीज़ें अगर हमें अवॉइड करने पड़े तो हम लोग ज़रूर करेंगे। तो हम सभी देशवासियों को इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारे देश की सीमाओं का नुकसान है वो हर आम आदमी का ही नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है। चाइनीज सामानों से, चीज़ों से अगर हमारे भारत को नुकसान पहुंच रहा है तो हम लोगों को उस चाइनीज सामानों से दूर ही रहना बेहतर है। अगर लाइफ रहेगी, ज़िंदगी रहेगी तो बहुत ऐसे प्लेटफार्म आते रहेंगे और हम लोग अपना उस पर हुनर दिखाते रहेंगे। ये कुछ मशहूर टिकटॉकर्स की प्रतिक्रियाएं हैं। सच है कि टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म भारत में भी काफी लोकप्रिय हो चुके थे, तो उसका तात्कालिक ही सही लेकिन एक असर पड़ना ही था। लेकिन भारत के जो युवा आज टिकटॉक पर हैं, जल्द ही उनके पास दूसरे विकल्प मौजूद हो सकते हैं। भारत के युवाओं के लिए कुछ दिनों की मायूसी के बाद सब कुछ पहले जैसा होने की उम्मीद है, लेकिन बैन किए गए चीनी ऐप डेवलपर्स के किए कराए पर पानी फिरना तय है। सिर्फ टिकटॉक की बात करें तो भारत में बैन से उसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। अप्रैल में एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक के 2 बिलियन डाउनलोड हो गए थे। इसमें से अकेले 30.3% डाउनलोड भारत से थे। मोबाइल इंटेलिजेंस फर्म सेंटर टावर के मुताबिक भारत में इतने डाउनलोड हो गए थे जितने चीन में भी नहीं हुए थे। टिकटॉक भारत में $100 मिलियन से अधिक का निवेश कर चुका था और $1 बिलियन से अधिक के निवेश की योजना बना रहा था। बाइटडांस का टिकटॉक और भारत की प्रतिबंधित सूची में कंपनी का दूसरा ऐप हेलो एक तिमाही में 20 से 40 करोड़ की कमाई कर रहे थे और इसी साल 100 करोड़ की कमाई के लक्ष्य को पार करने की योजना बना रहे थे। टिकटॉक पे जो बैन लगा है उसमें बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि चीन किस तरह से हमारी सीमाओं पे आके हमला कर रहा है और हमारे जो सैनिक है उनको नुकसान पहुंचा रहा है, और कई तरह की ऐप भारत के लोग इस्तेमाल करते हैं, चाइना की जो है, तो चाइना का और भी सामान भारत में आता है, तो करोड़ों अरबों का व्यापार जो है, पैसा चाइना को जाता है भारत के द्वारा चाइना में, और भारत से ही पैसा लेके और भारत के ही सैनिकों को मारने का काम किया जा रहा है। वो अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाए हुए हैं, इस तरह का सामान भेज के, इस तरह की ऐप जो हमारे यहाँ चल रही है उसके जरिए। तो हम सभी देशवासियों को इस निर्णय का स्वागत। टिकटॉक जैसे 59 ऐप्स को बैन करने के भारत के फैसले के बाद एप्पल और गूगल दोनों ने उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। इसके बाद टिकटॉक ऐप, जो ऐप्स की रैंकिंग में एकदम टॉप पर थी, कुछ ही घंटों में ये ऐप 199 नंबर पर आ गई और फिर इसकी रैंक आनी ही बंद हो गई। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, अनुज मिश्रा, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और अहमदाबाद से गोपी मनियार के साथ आज तक ब्यूरो। अब ये भी समझने की आवश्यकता है कि खबर की पूरी पिक्चर क्या है। ये जो एप्स को बैन किया गया है उससे कितना फायदा आपका, कितना नुकसान चीन का, क्योंकि ये जो चीनी एप्स हैं, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे बिना जाने हासिल कर लेते हैं वो बहुत खतरनाक है। जब आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप आपसे आपकी फोटो, वीडियो, मैसेज और फाइल्स को एक्सेस करने की मंजूरी ले लेती है। इसके बाद वो ऐप आपके डेटा का क्या करती है ये उसे बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करता है। कुछ कंपनियां आपसे बाकायदा अनुमति लेती हैं कि वो आपके डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां डेटा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं लेती हैं और बिना आपकी जानकारी, बिना आपके परमिशन आपका डेटा चोरी करती हैं। फिलहाल भारत चीन के बीच जिस तरह का टकराव और तनाव है उसमें चीनी कंपनियां हमारे डेटा का कुछ भी कर सकती हैं। चीन में बाकायदा नेशनल इंटेलिजेंस लॉ नामक एक कानून है जो कहता है कि वहां के सभी संगठन और नागरिक राष्ट्रीय खुफिया प्रयासों का समर्थन करेंगे और सहयोग देंगे। इसका मतलब यह है कि चीनी कंपनियां और नागरिक चीन की खुफिया एजेंसियों की मदद के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं और यूजर्स का डेटा चाइनीज सरकार के पास जमा करना उनके लिए कोई जुर्म नहीं है। ऐप्स के मामले में चीन का पुराना रिकॉर्ड भी विश्वसनीय नहीं है। भारत के
रक्षा मंत्रालय ने 2017 में सैनिकों से 42 चाइनीज ऐप डिलीट करने का आदेश दिया था। इस लिस्ट में वीबो, वीचैट मैसेंजर, शेयरिट, यूसी ब्राउजर जैसे नाम शामिल थे, जो कल दी गई लिस्ट में भी है। मौजूदा हालात में सरकार ने सोच समझकर 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला किया है। समझने वाली बात यह भी है कि चीन कोई सॉफ्टवेयर पावर नहीं है, वो एक हार्डवेयर का पावर है, यानी सामान की मैन्युफैक्चरिंग में उसकी ताकत ज्यादा है। सॉफ्टवेयर में भारत के डेवलपर्स का पूरी दुनिया लोहा मानती है। ऐसे में हमारे देश में भी चाइनीज ऐप से बेहतर ऐप्स बन सकते हैं, बस थोड़े से प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। और ये भी समझिए कि चाइना जो है वो दूसरे देशों के ऐप्स अपने देश में इस्तेमाल नहीं होने देता है। न तो वहां ट्विटर चलता है, बाकी छोड़िए गूगल मैप जैसी चीजें भी नहीं चलती हैं। तो ऐसे में चीन भले ही ये हंगामा कर रहा हो कि ये सही नहीं है, लेकिन चीन को भी मालूम है कि एक न एक दिन उसके साथ ऐसा होना था। उसे ये भी मालूम है कि भारत अपने ऐप्स डेवलप कर सकता है। हम आपको ये समझाते हैं कि भारत का दम ऐसा क्या है, किस तरीके से ये इंडस्ट्री हमारी इतनी बड़ी है और कितना पोटेंशियल है इसमें हमारे अपने टैलेंट के विस्तार के लिए। ऐसा क्या है भारत के बाजार में कि पूरी दुनिया ललचाई आंखों से देखती है? ऐसा क्या है भारत के बाजार में कि चीन को ऐप बैन पर चिंता हो रही है? जिस तरह के जितने सारे हमारे यूजर्स हैं और जितना बड़ा हमारा ये इंडस्ट्री बन सकता है, ये मौका शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और जितने मेरे एंटरप्रेन्योर भाई लोग हैं, मैं उन सब से निवेदन कर रहा हूँ कि आगे बढ़ें और इस अपॉर्चुनिटी का, इस क्राइसिस में, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी आती है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अपने देशवासियों के लिए अपनी संस्कृति से जुड़े हुए ऐप बनाइए, जो कि आज नहीं कई सालों तक चलेंगे। हम आपको समझाते हैं आखिर क्यों वो समय आ चुका है कि अब हमें हो जाना चाहिए लोकल के लिए वोकल। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। भारत की मोबाइल ऐप अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। मोबाइल ऐप इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारत में 120 करोड़ फोन यूजर्स हैं। इनमें 63 करोड़ 60 लाख लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। जो ऐप इकोनॉमी 2016 में 100 लाख करोड़ की थी, वो 2020 तक अनुमानित 1 खरब 80 अरब रुपए है। देखिए, जितने इंडिया के ऐप्स हैं ना, वो बहुत ही हाई क्वालिटी हैं और मेरे को पक्का विश्वास है कि अगले कुछ हफ्ते और महीनों में जो भी ये वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और बहुत ही बढ़िया ऐप्स बनाएंगे। और वो ऐप्स बने हुए हैं काफ़ी सारे तो ऑलरेडी, और जो नहीं बने हैं वो बन जाएंगे। और इस देश के नागरिक को जो सर्विस उन ऐप्स के थ्रू मिल रही थी, वो अब भारतीय ऐप्स के थ्रू दी जाएगी। भारत में हर महीने लोग गूगल प्ले स्टोर से 100 करोड़ ऐप डाउनलोड करते हैं। ऐप डाउनलोड करने के मामले में भारत इस समय दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है चीन, लेकिन जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है वो रफ्तार दुनिया में नंबर 1 है। यानी जल्द ही भारत दुनिया का नंबर 1 देश हो जाएगा ऐप डाउनलोड करने के मामले में। अब इस बात को ऐसे समझिए कि 2016 में हमारी जीडीपी का 5% योगदान इंटरनेट से आता था। 2020 तक ये 7.5% हो रहा है और इसमें आधा ऐप से जुड़ा हुआ है। अब समझे हिंदुस्तान की वो ताकत जो इस समय चीन को परेशान कर रही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। हम और विस्तार से आपको आंकड़ों के जरिए खबर की पूरी पिक्चर समझाते हैं, क्योंकि भारत के मोबाइल ऐप वाली अर्थव्यवस्था अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है जो चीन ही क्या दुनिया में किसी भी देश को विचलित कर सकती है। चीन विचलित हो रहा है, इसके सबूत भी हमारे सामने आते रहते हैं।
हम आपको बता दें कि भारत में 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, 63 करोड़ 60 लाख से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। नैस्कॉम के आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारत में 30 करोड़ स्मार्टफोन यूजर थे, जो 2021 तक 60 करोड़ हो जाएंगे। मोबाइल ऐप्स के डाउनलोड के मामले में भारत चीन के बाद नंबर 2 है, लेकिन मोबाइल ऐप्स डाउनलोड की ग्रोथ के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मोबाइल ऐप इकोनॉमी है। 2016 में भारत की मोबाइल ऐप इकोनॉमी 1,40,000 करोड़ रुपए थी, जो 2020 में 18 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर के लिए भारत 2016 से ही सबसे बड़ा बाजार है। गूगल प्ले स्टोर से भारत के लोग हर महीने 100 करोड़ से भी ज्यादा ऐप इंस्टॉल करते हैं। 2020 के अंत तक भारत की जीडीपी में इंटरनेट का योगदान 7.5% हो जाएगा और इससे आधा हिस्सा ऐप्स का होगा। 2016 में इंटरनेट का जीडीपी में योगदान 5% था। ये सारी बातें मोबाइल ऐप के क्षेत्र में भारत की शक्ति का एहसास करवाती हैं। चीन की ऐप्स को बंद करने का असर तो पड़ेगा। भारत ने चीन की सबसे बड़ी डिजिटल पूंजी पर हमला किया है। टिकटॉक चीन की एक ऐसी मोबाइल ऐप है जिसने अमेरिका के मोबाइल ऐप्स वाले साम्राज्य को बड़ी चुनौती दी। टिकटॉक ने अमेरिकी ऐप्स के दबदबे को तोड़ते हुए यह संदेश दिया कि पूरी दुनिया में चाइनीज ऐप्स उभर रही हैं। अब भारत ने टिकटॉक जैसी तमाम ऐप्स को बैन करके चीन को बहुत कड़ा और दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन का एक हिस्सा सुनाते हैं आपको हम, जो आज उन्होंने राष्ट्र के नाम शाम 4 बजे दिया। उनका फोकस किसानों और गरीबों पर था। बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कहा कि नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता रहेगा। अनलॉक 2 लागू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने देश में जहां कोरोना के प्रति सतर्कता का मंत्र दोहराया, वहीं लॉकडाउन से पूरी तरह प्रभावित हुए करोड़ों गरीबों की झोली में राहत की नई खेप जारी कर दी। सरकार ने फैसला लिया है, नवंबर तक पीएम गरीब कल्याण योजना का विस्तार। अब दिवाली और छठ पूजा तक नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिलेगा अनाज। 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मिलेगा। हर परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त। सरकार इन पर 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। पीएम मोदी पिछले महीने से लगातार कई बार अपने भाषणों में आत्मनिर्भरता पर खास तौर से जोर दे रहे हैं। पीएम ने आज एक बार फिर लोकल से वोकल की बात कही और ये भी बता दिया कि सरकार का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई थी। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। बीते 3 महीनों में जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था जैसे बड़े फैसले लिए गए। सरकार की कोशिश है इन योजनाओं से लॉकडाउन में गरीबी रेखा से नीचे वाली आबादी को राहत मिल सके। अब देखना यह है कि सरकार की ये कोशिश जमीन पर उतरे और बेहाल लोगों को राहत मिले। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही लोगों को
इस बात की भी अहमियत समझाई कि मास्क पहनना कितना जरूरी है और इसके लिए उन्होंने बल्गेरिया के प्रधानमंत्री का जिक्र किया, जिन्हें मास्क न पहनने की वजह से सार्वजनिक जगह में 13,000 का जुर्माना देना पड़ा था। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री ने अनलॉक के दौरान कुछ ढिलाई का जिक्र किया और लोगों को इस बात की नसीहत दी कि बेहतर है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और मास्क पहने जाए। बहरहाल हम आपको अब कर्नाटक के बेल्लारी की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको चिंता में डाल सकती हैं। दरअसल वहां पर पीपीई किट पहने हुए कुछ लोग नजर आए, ऐसे जो किसी को दफना रहे हों। ये तस्वीरें सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। इस वीडियो पर जेडीएस ने कहा कि सावधान हो जाइए, अगर खुदा न खास्ता आपका या आपके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 से मर जाता है तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार इस तरह शव को अन्य शवों के साथ एक गड्ढे में फेंक देती है। वीडियो पर मचे हंगामे के बाद बेल्लारी जिला प्रशासन ने माना कि वीडियो सही है, लेकिन कहा कि शवों को दफनाने के प्रोटोकॉल का पालन हुआ, लेकिन जिला प्रशासन ने वीडियो की जांच का भरोसा भी दिया है।